ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मैं कवि हूँ, दृष्टा, उन्मेष्टा, संधाता, अर्थवाह, मैं कृतव्यय। मैं सच लिखता हूँ, लिख लिख कर सब झूठा करता जाता हूँ। भाई मैं कहना ही चाहता था कि आप हैं गड़बड़ आदमी। लोग कहते हैं आपको हमवादी, और मन में मेरे बहुत संतोष होता है, चलो भाई एक आदमी हुआ हिंदी में रीढ़ वाला। लेकिन देखते ये हैं कि आप ऐसे पागल आदमी हैं, कभी साहित्यिकों को जुटाने के लिए, कभी कलाकारों को जुटाने के लिए, और शुरू किया आपने आनंद बंधु के कौतुक से, और फिर आपने साहित्यिक पत्रकारिता को व्यसन बना डाला। एक प्रतीक निकाला, फिर नहीं चला, इतना घाटा आपने झेला उसमें, फिर नया प्रतीक निकाला, उसमें बड़ा घाटा झेला, फिर आपको ज्ञानपीठ से पुरस्कार मिला, तो उतनी ही रकम और लगा करके आपने वत्सल निधि न्यास की स्थापना कर दी। क्या मजा आता है आपको इन सब चीजों में? एक तो लिखने में क्या मजा होता अगर उसका पढ़ने वाला या सुनने वाला न होता। और मेरे समकालीन सब लोग संक्रांति काल की बात करते थे, कुछ अभी करते हैं, लेकिन अगर संक्रमण है तो किस चीज से किस चीज में है, और किस तरह साहित्य का स्वयं अपने पाठक से संबंध बदल रहा है। एक पाठक उसे छीन रहा है, और दूसरा पाठक अगर कोई बनाएगा तो वो साहित्य या कि साहित्यकार ही बनाएगा, इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था। मैं शुरू से सोचता हूँ कि ये काम भी मेरे द्वारा होता रहा कि साहित्य में बहुत सी चीज़ों के प्रति विद्रोह भी किया, लेकिन उस विद्रोह भावना के समर्थक भी खोजे, और जिस चीज़ के लिए वो विद्रोह था, कोई अर्थहीन विद्रोह तो नहीं था, जिस चीज़ के लिए था उसका मान करने वाले लोग भी हमारे समाज में बढ़ें, ये प्रयत्न भी मैं करता रहा। एक बात मैं ये कहना चाहता था कि साहित्यकारों में प्रायः और हिंदी में विशेष रूप से कुछ ऐसा मनोभाव रहा कि साहित्यकार तो बाकी दुनिया से अलग एक निराला प्राणी है ही, साहित्य भी जैसे कि दूसरी रचनात्मक अभिव्यक्तियों से कुछ अलग किस्म की चीज़ है, और अगर कोई कवि है तो उसका अपने समय के चित्रकार से या संगीतकार से या किसी दूसरे शिल्पकार से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। हालांकि अगर संवेदन में कोई परिवर्तन हो रहा है समाज के, तो उसका प्रतिबिंब सब चीजों में होना चाहिए, और साहित्यकार को उसकी जानकारी रखनी चाहिए। जो भी नई अवधारणा भी करेंगे तो सब लोग मिल के करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि प्रत्येक विधा के लिए अलग होंगी, लेकिन बहुत सी चीजें होंगी जो कि सबके लिए समान होंगी। अस्मिता की पहचान मात्र देश में ही नहीं, विदेश में भी संभव है, अज्ञे भली भांति जानते हैं। भाई आपने 1955 से अब तक इतनी विदेश यात्राएं की, और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका मैं समझता हूँ इन्हीं दो महाद्वीपों को छोड़ करके शेष सभी महाद्वीपों को आपने नापा। और इन यात्राओं में आपने अपने लिए क्या पाया, अपनी रचना के लिए क्या पाया, और अपने देश के लिए क्या पाया? मैं विदेश यात्रा की से अपने लिए उपलब्धि की बात अलग से तो पता नहीं क्यों सोचनी चाहिए। यात्रा, एक तो यात्रा से कुछ न कुछ मिलता है, वो सवाल हो सकता है। विदेश से ख़ास तौर से कुछ मिले, ये इस दृष्टि से तो यात्रा होती नहीं। ये ज़रूर है कि अपनी अस्मिता के दो पक्ष होते हैं। एक तो जो सहज रूप से जिस समाज में, जिस संस्कृति में रहते हैं उसमें बनती रहती है, और एक हद तक उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। और दूसरा पक्ष ये है कि उससे भिन्न या कि इतर कुछ हो, या कि उसके विरुद्ध भी कुछ हो, तो उसके समक्ष एक अपनी अस्मिता की दूसरी पहचान बनती है। उसमें ज़रूर विदेश यात्राओं का, उनको विदेश मानते, विदेश पहचानते हुए उनका योग होता है। अब जैसे यात्रा के दौरान जब पहली बार जापान गया तो मुझे लगा कि अब तक जितने विदेश मैंने देखे हैं उनमें सबसे विदेशी विदेश ये है। लेकिन 2-3 महीने रहने के बाद ऐसा हो गया कि लगभग हर बात में से कहीं न कहीं भारत से प्राचीन संबंध की एक गूंज वहाँ मिलने लगी। तो तब ऐसा लगा कि बहुत सी भारतीय चीज़ों को
इस जापानी छन्नी में से छन कर आया हुआ देखने से उनकी एक नई पहचान बनती है। उससे फिर सीधे भी जुड़ा जा सकता है और इस दूसरों के माध्यम से भी जुड़ा जा सकता है। इस तरह के लाभ तो यात्राओं से बहुत हुए और मैं समझता हूँ कि उनका मेरे जो कुछ मैं लिखता रहा, जो करता रहा, उसमें योग इस रूप में तो हुआ ही कि मेरे सोचने का ढंग बहुत कुछ उससे बदला। और मैं तो यही मानता हूँ, न मालूम लोग सहमत हैं या नहीं, कि उससे एक भारतीयता की एक नई और मैं समझता हूँ कि अधिक उदार और स्वस्थतर पहचान बनी। आज की कविता की सबसे प्रमुख चिंता क्या है? एक तो इसका जवाब ये होता है कि उसकी सबसे बड़ी चिंता है आज की कविता। एक यथार्थ का एक और स्तर या कि उसकी एक और कोटि है जिससे नाता टूट जाना मनुष्य का पंगु हो जाना है, एक तरह से मर जाना है, पशु से भी बदतर स्थिति में चला जाना है। उस यथार्थ के या कि सत्ता के उस स्तर से संबंध जुड़े और कैसे जुड़े, ये मैं समझता हूँ कि आज की कविता की मुख्य चिंता है। हाँ दोस्त, तुमने पहाड़ की पगडंडी चुनी और मैंने सागर की लहर। पहाड़ की पगडंडी संकरी, पथरीली, ढांटी पर स्पष्ट लक्ष्य की ओर जाती हुई, मातबर और भरोसेदार पगडंडी जो एक दिन निश्चय ही तुम्हें पहाड़ पर पहुंचा देगी। सागर की लहर विशाल, चिकनी, सपाट पर बिछलती फिसलती हमेशा अज्ञात अदृश्य को टेरती हुई, बेभरोस और आवारा लहर जो न कभी कहीं पहुंचेगी न पहुंचाएगी, न पहुंचने देगी, जो डुबाएगी नहीं तो वहीं लौटा लाएगी जहां से चले थे, सिवाय इसके कि वह वही तब वह वही नहीं होगा। ठीक है दोस्त, मैंने लहर चुनी, तुमने पगडंडी। तुम अपनी राह पर सुख से तो हो, जानते हो कि कहाँ हो। मैं मानता हूँ कि इतना ही बहुत है कि अभी जानता हूँ कि आशीर्वाद में हूँ। जियो मेरे दोस्त, जियो जियो जियो। यो मत छोड़ दो मुझे सागर, कहीं मुझे तोड़ दो सागर, कहीं मुझे तोड़ दो। मेरी दीठ को और मेरे हिये को, मेरी वासना को और मेरे मन को, मेरे कर्म को और मेरे मर्म को, मेरे चाहे को और मेरे जिए को, मुझको और मुझको और मुझको और मुझको कहीं मुझसे जोड़ दो। यूँ मत छोड़ दो मुझे सागर, यूँ मत मुझे छोड़ दो।